हेलो गाइस, और आप सब लोग कैसे हो। आज बहुत दिन बाद फिर से मिले अपने इस प्यारे ब्यूटीफुल एमआरस चैनल पर। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से 10 मिनट सीरीज में ओनली 10 मिनट्स में एक चैप्टर को निपटाने वाले हैं और वो चैप्टर हमारा अवर एनवायरनमेंट। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा या फिर उसे समरी चाहिए या फिर उसे जानना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है, तो हमारी इस 10 मिनट सीरीज को बस एक बार 10 मिनट्स तक देखिए और अपना सारा सब कुछ जान लीजिए। और अपने बोर्ड्स में जितना आप इसको नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बायो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो ये 10 मिनट सीरीज भी अगर आप देखते हो तो आपको इतना तो पता चल जाएगा आखिर किस टॉपिक में क्या लिखना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं। आप कुछ सोच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे लोगों की तरह बस बैठ जाओगे ये किस चैप्टर से, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, आप लोग पूरा ओवरऑल चैप्टर समझ जाओगे। डिटेल नोट्स हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है हमारा वेस्ट। हमारे पूरे आवर इन्वायरमेंट से मतलब है हमारा इन्वायरमेंट। अगर हमारे इस इन्वायरमेंट में आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, वेस्ट। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक पेड़ हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है या एक व्यक्ति, एक पर्सन हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है? तो अब दावे के साथ कहोगे कि दीदी पेड़ तो कुछ नहीं कर रहे, कर कौन रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो सबसे बड़ी ह्यूमन एक्टिविटीज से जो 2 टाइप्स के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल और नेक्स्ट होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो वेस्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमने उसका यूज करा वो वेस्ट हो गया हमारे लिए। तो इन्वायरमेंट में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसे नॉन पॉइजनस सब्सटेंस पे चेंज कर देंगे और मिट्टी में ही मिला देंगे और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाने में काम करेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसमें नॉन लग गया, यानी कि वो वेस्ट जिससे हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया जैसे कि फंजाई वगैरह हो गए, ये लोग क्या करेंगे, इस वेस्ट को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही रहेगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का स्पेस भी बढ़ता जाएगा, लैंड फिल होता जाएगा और ना ये डिकम्पोज होगा। इससे क्या होगा, वेस्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप फेंकते हो और 3-4 दिन में गायब, जैसे कि सब्जियों के फलों के छिलके वगैरह देखो। तो ये चीज़ें क्या होती है, नेक आप ज़मीन पर डालोगे 2-3 दिनों बाद आप देखते हो कि वो चीज़ गायब हो गई, वो उधर ही मिल गई मिट्टी में। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ थी जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करे, तो वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में छोटी छोटी सिंपल सब्सटेंस में टूटकर मिट्टी में ही मिल गई। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे बात करें, कांच की बोतल, ग्लास बोटल्स हो गई, प्लास्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें आप डाल दोगे तो एज इट इज़ पड़ी रहेंगी सालों तक। ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेती है या फिर होती नहीं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्पेस को फिल करती जाएंगी, बस और कुछ नहीं है, वेस्ट बढ़ाएंगी। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। आगे बढ़ते हो तो आपका टर्म मिलता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं और जिसमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो आपस में फंक्शन कर रही हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है और एक जिंदगी दे रही हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमारा 2 टाइप का होता है, एक वो जिसे हम बनाते हैं इंसान लोग, हाँ, और एक वो जो क्या होता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, सब लोग अपने रूम्स में, हाउस में, घर में एक्वेरियम रखते हो जिसमें मछलियाँ, आप खुद से नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हो कि उसमें छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे स्टोन्स, वाटर, ग्रास जैसा दिखाते हो ताकि फिश को लगे कि वो नेचुरल लेक या रिवर में रह रही है। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की, जैसे कि हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गए। तो फॉरेस्ट हमने खुद नहीं बनाए, वो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देन बात करते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की। एक्वेटिक सिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो कि पानी में है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो हमारे किस पर है, लैंड पर है, जमीन पर एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो कंपोनेंट्स इसके होते हैं बायोटिक और एक होता है हमारा एबायोटिक। बायोटिक से आता है बायो, बायो मीन्स लिविंग, यानी कि ये वो लोग होंगे जो इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट बनाएंगे, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या है, जो इस पूरे इकोसिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, फूड का सोर्स का काम करेंगे, तो वो कौन होंगे, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा खाना। लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ाया था, याद रखना।
देन बात करते हैं, अब वो खाना जो उन्होंने बनाया कुछ तो वो अपने लिए यूज़ करेंगे, लेकिन उन प्लांट्स के अलावा उन प्रोड्यूसर के द्वारा और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी इनसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? एज अ कंज्यूमर फॉर्म। तो कंज्यूमर, अब 3 तरीके के कंज्यूमर होते हैं लाइफ प्रोसेस में, आपने पढ़ा, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स जो प्लांट्स पे डिपेंड है उनसे फूड लेंगे, कार्निवोर्स जो हार्बीवोर्स पे डिपेंड है उनसे फूड लेंगे, और ओमनिवोर्स जो प्लांट से भी ले सकते हैं और कार्निवोर्स हार्बीवोर्स से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर क्या होता है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारी फंजाई हो गई, ये सब बैक्टीरिया हो गया, जो हमारे द्वारा क्रिएट वेस्ट को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और सॉइल में ही मिला देते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स की तरह साफ करते हैं। तो डिकम्पोजर की इंपॉर्टेंस पूछे तो दे एक्ट एज अ स्कैवेंजर्स, यानी कि हमारी साफ सफाई करते हैं एनवायरनमेंट की। एग्जांपल्स में फंजाई वगैरह आ जाएगा आप लोगों का। जो मरे हुए, कोई इंसान मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स। देन बात करते हैं हम अपने एबायोटिक फैक्टर्स। अब ये एबायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिन पे कौन डिपेंड है? हमारे सारे के सारे बायोटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ क्या होती हैं? हमारे एबायोटिक फैक्टर। अब ये लेक्स, ह्यूमन, रिवर, देखो लेक्स में कौन होंगी? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन हो सकता है? फिश हो सकता है, ऑक्टोपस हो सकता है, एल्गी हो सकती है। तो ये लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग पर डिपेंड है, क्योंकि वाटर में क्या ऑक्सीजन उसके लिए। और हम बात करें कि नॉन लिविंग लिविंग पर कैसे डिपेंड है, तो कैसे डिपेंड है नॉन लिविंग लिविंग पर? क्या हम क्या कर रहे हैं? जैसे कोई फूड ले रहे हैं कोई प्लांट से, तो प्लांट हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसे वाटर दें, हम उसे फर्टिलाइजर डालें। तो ऐसे करके दोनों चीज़ें क्या है? कोरिलेट, डिपेंड करती हैं, और क्या बनाती है? इको सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने फूड चेन एंड फूड वेब की। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना फूड चेन देन फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोड्यूसर क्या करेंगे? फूड को बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब उस फूड को आगे कैसे ट्रांसफर करेंगे? और लिविंग्स के पास, क्योंकि सारे के सारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले तो है नहीं, ओनली प्लांट्स है। तो प्लांट से हेटेरोट्रोपिक वाले न्यूट्रिशन तक कैसे फूड पहुंचेगा? इसी सीरीज को क्या बोलते हैं? फूड चेन, यानी कि एक ऐसी चेन जिससे फूड का ट्रांसफर होता है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और इसी चेन में जो स्टेप आते हैं, जैसे कि स्टेप, जैसे ये एग्जांपल लिख रहा है, तो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स ने खाना बनाया, देन कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर्स। तो ये स्टेप क्या हुआ? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाने का, तो ये कहलाएगा ट्रॉफिक लेवल 1। देन कंज्यूमर से डिकम्पोजर ट्रॉफिक लेवल 2। तो T1 T2 इन्हें हम क्या करते हैं? सिंबल में ऐसे लिखते हैं, T1 T2, ठीक है, याद रखना। तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है हमारा ट्रॉफिक लेवल? ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ फूड इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अब बात करते हैं हम अपने इसकी फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है? जब कई सारी फूड चेन मिल जाती है तो वो किसका निर्माण करती है? फूड वेब का, यानी कि बहुत सारे फूड चेन्स। फूड वेब कई सारे फूड चेन्स का मिश्रण होता है, लिंक होता है। देखो कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारा एक क्या है? ग्रास है, ग्रास के ऊपर कौन ईट कर रहा है? हमारा कौन ईट कर रहा है? जैसे समझ लो कोई भी हार्बीवोर, जैसे कि रैबिट, और रैबिट को ईट कर रहा है हमारा टाइगर। अब इसकी जगह और भी तो हो सकता है, ग्रास की जगह कैरेट रख लो, और कैरेट को कौन खाएगा? हमारा रैबिट। अब इस रैबिट को खाने वाला ग्रास ऑपर भी आ सकता है जो कैरेट को खा ले। ग्रास ऑपर के अलावा कोई और भी हार्बीवोर, जैसे काऊ समझ लो, काऊ भी कैरेट खा लेगी। यानी कि हार्बीवोर भी चेंज हो सकता है, और उसे खाने वाला, जैसे कि अभी पहले एग्जांपल पे कौन खा रहा था? रैबिट को टाइगर। अब उसकी जगह पे मैं बियर को रख दूं, अब बियर खा रहा है रैबिट को। यानी कि ये फूड चेन, दो फूड चेन आपस में क्या है? मिक्स्ड है, कोई किसी भी को भी खा सकता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? फूड वेब, यानी कि इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? फूड का ट्रांसफर तो हम समझ गए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर। अब बात करते हैं एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमारे सन से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, उसका ओनली 100% में से 50% एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है, बाकी 50% गैसेस के द्वारा और इन्वायरमेंट्स की परतों के द्वारा, लेयर्स के द्वारा क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस 50% जो अर्थ में पहुंचती है
उस 50 में से 1% एनर्जी कौन यूज करता है? हमारी प्लांट्स की लीफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाया, अब उस फूड को कौन खाएगा? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। अब डायरेक्ट जो प्लांट से खाएगा वो हार्बीवोर्स है, देन उसके बाद कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, देन हमारे जब ये मर जाएंगे, भाई कभी ना कभी तो रैबिट मरेगा, जब भी मरेगा उसके ऊपर फिर कौन एक्ट करेगा? डिकम्पोजर्स, हमारी फंजाई वगैरह जो सड़ी हुई चीज़ों पे एक्ट करेंगी। और वापस से ये डिकम्पोजर जो इनकी बॉडी में जो भी चीज़ था उन्होंने जो खाया था वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी? वापस से वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल में मिल जाएंगे और वापस से ये रॉ मटेरियल दोबारा प्लांट्स के द्वारा यूज होंगे। तो यानी कि मैंने एक लाइन लिखी है, रॉ मटेरियल फ्लो साइक्लिंग, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे अपना खाना बनाने के लिए, वही खाना आगे जाके ट्रांसफर हुआ और एंड में वो ऑर्गेनिज्म मरे तो उनकी बॉडी से टूटकर वो खाना ब्रेक डाउन हुआ, डिकम्पोजर के द्वारा कहाँ मिक्स हो गया? सॉइल में। अगेन सॉइल से कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर। अब मैंने बात लिखी है फ्लो एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक, लेकिन एनर्जी का फ्लो ओनली यूनिडायरेक्शनल है, ऐसा क्यों? को ये लॉ बताता है हमारा 10% लॉ के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो 10% लॉ लिंडमैन ने हमें ये दिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी ओनली ट्रांसफर होगी कितनी? 10% फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट, यानी कि प्रोड्यूसर जितनी एनर्जी बनाएगा उसका ओनली 10% ही कंज्यूमर को मिल पाएगा, बाकी का 90% वो यूज करेगा और कुछ उसकी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो 10% लॉ क्या कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ओनली 10% पहुंचेगा, देन कंज्यूमर उसे यूज कर लेगा, फिर उसका बचा कुछ 10% डिकम्पोजर को पहुंचेगा। तो एनर्जी का फ्लो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल, ऐसा नहीं होगा कि जितनी एनर्जी इसे मिली थी उतनी ही एनर्जी इसे मिलेगी, कुछ एनर्जी ये यूज भी तो कर लेगा, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, तो बच्ची कुछ ही 10%, ऐसे क्या है 10% कम होती मिलती जाती है बस ओनली, और बाकी परसेंट एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है या यूज हो जाती है। अब बात करते हैं हम अपने, एक क्वेश्चन आता है कि 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा बड़ी फूड चेन क्यों नहीं होती? तो वो क्यों नहीं होती? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, जितने ज़्यादा स्टेप्स आप लिखोगे उतना ज़्यादा कम होती जाएगी ना एनर्जी। जैसे समझो इसके पास 50% एनर्जी है तो 50% का ओनली 10% इसे मिलेगा, तो 50 का 10% करके देखिए तो कितना हो जाएगा? ओनली कितना हो जाएगा? 5%, ओनली 5% इसे पहुंचेगी, फिर 5% का 10% इधर पहुंचेगा, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है? एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फिर जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म आएगा उसके पास तो इतनी भी एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी कि वो अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए, तो जब एनर्जी इतनी मिलेगी नहीं तो वो लिविंग नहीं रह पाएगा, इसलिए ट्रॉफिक लेवल ओनली 4 तक ही लिमिटेड है। अब बात करते हैं आगे अपने ओजोन डिप्लीशन की एंड वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें। देन योर चैप्टर इज फिनिश। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ओजोन। तो देखो ओजोन लेयर ये एक वो लेयर है जो हमारे अर्थ के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, मतलब अर्थ के ऊपर आइसन्स जो कई सारी अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं जैसे ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो वहाँ पे क्या होती है? ये लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर क्यों होती है? ताकि जो सूरज से जो जितनी भी रेडिएशंस आ रही है ना, तो उनमें कुछ रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज और हमारी क्या हो गई यूवी रेज, तो इनमें से कुछ रेज ऐसी होती हैं जो हमें स्किन कैंसर कर सकती है, हमारी आइज में बर्निंग मतलब जलन, थोड़ा कैटरेक्ट हो सकता है, हमें मोतियाबिंद वगैरह, तो जो हमारे ऊपर कैंसर जैसे प्रभाव इफेक्ट नेगेटिव डालें, उन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे भगवान जी गॉड ने पहले से ही हमें किसका प्रोटेक्शन दिया, कवच दिया है? ओजोन लेयर का। पहले से हमारी अर्थ पे क्या है? ओजोन लेयर की कवरिंग, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? ये खतरनाक यूवी रेज जो सूरज से आती हैं वो क्या होती है? कंट्रोल में रहती हैं। अब बात करते हैं कुछ फिर भी कुछ आ जाती हैं, तो क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन के साथ जब मिलता है तो क्या होता है? टूट जाता है और ऑक्सीजन एटम दो बन जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल O2 है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम अलग होंगे और फिर ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ऑक्सीजन एटम किसका निर्माण करते हैं? ओजोन लेयर का। कितनी अच्छी बात है ना, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी होता जा रहा है ताकि ओजोन लेयर बनी रहे। लेकिन उसी वक्त हमारी एक ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी आ गई जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? इस रिएक्शन का प्रभाव को कम कर रहे हैं। देखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन लेयर का धीरे धीरे डिग्रेड होना, कम होना, पतला होना, और किसके द्वारा हो रहा है? बाय यूजिंग केमिकल CFCs।
इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे फ्रीज में, हमारी शेविंग क्रीम्स में, जो हमारे एयर जनरेटर्स होते हैं ना, एयर को प्यूरिफाई करने वाले एयर फिल्टर्स, इन सब में से ये क्या निकलता है, CFCS केमिकल। ये केमिकल हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, बहुत हल्की गैस होती है तो ऊपर तक जाती है और वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर के साथ ये रिएक्ट करती है और थिक लेयर कैसी हो जाती है, थिन लेयर, और हमारी यूवी रेज क्या करती है, इजीली एंटर कर जाती हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो UNEP एक प्रोग्राम हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1986 में। इसमें लोगों ने कसम खाई थी कि हम CFCS का कम से कम यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बढ़ के और यूज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मैनेज गार्बेज, जो जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो गार्बेज वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे कैसे मैनेज करें। तो रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी घरों में दीदियाँ होती हैं, शादी के कार्ड का इनविटेशन के लिए एक तो यूज हो गया, दूसरा उसका कटिंग वटिंग करके गुलदस्ते बना लेती हैं, कुछ भी फ्लावर पॉट। तो रिसाइकिल का मतलब होता है एक मटेरियल का दोबारा से यूज करना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्ट की, यानी कि जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जमीन में गड्ढा खोदो और उसको दफना दो उस वेस्ट को, और काफी दिनों बाद फिर दोबारा उसे निकालो तो वो मैन्यूर की फॉर्म में निकलेगा, जिसे आप अपने खेतों में, अपने गमलों वगैरह में, पॉट्स में प्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वाले वेस्ट होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब कोई डिजीज वाला पैथोजन ना लगा हो। अगर हम खुलेआम इन्वायरमेंट में अगर इन्हें डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल के वेस्ट को एकदम हाई टेम्परेचर पे ले जाके जलाते हैं और ऐश प्रोड्यूस होती है, इसे बोलते हैं इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर पे जलाना। लैंडफिल की बात करें तो कई सारा शहरों से वेस्ट जाता है बहुत ज़्यादा उस जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा लैंड है और बहुत ज़्यादा डीप में जाके है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लैंड फिलिंग कर देते हैं उस कचरे से, और ऊपर से सॉइल की कवरिंग कर देंगे, अर्थ डाल देंगे, अर्थ मतलब सॉइल डाल देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट ज़मीन के अंदर डिकम्पोज होता रहेगा और ऊपर से हम अपना क्या कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लैंड का। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एमआरस चैनल। ओके।